हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आप जानते हैं, हम PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं एचटेट के। अब तक हमने 8 वीडियोस कर ली हैं, आज 9 वीडियो कर रहे हैं। 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे CDP के, वो हम सोल्व करेंगे PGT लेवल के। और इसके साथ ही आज वाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन नहीं करवा सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथ है इनकी और लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए मैंने ये टाइप करके वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको समझ भी आएंगे और आपको अच्छी भी लगे। Which of the following is not an appropriate strategy for improving students problem solving? प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान में कौन सी उपयुक्त योजना नहीं है। नोट पर ध्यान देना है हमें। अब फर्स्ट ऑप्शन देखें, फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी एक्टिविटी के सिर्फ एक यूज पर ध्यान देना। जैसे मान लो पेन है, पेन का ये देखें कि पेन तो लिखने के काम आता है, बाकी और कोई उसका यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये सोचना क्या होता है, फंक्शनल फिक्स्डनेस। गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने का अवसर प्रदान करना। और इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सोल्विंग। पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम सोल्विंग में शामिल करना। और है मॉनिटर स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। यानी जो समस्या समाधान की इफेक्टिव और इनइफेक्टिव दोनों तरह की योजनाएं हैं, उनको उनके लिए मॉनिटर करना, उनको बच्चों को बताना। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, सोचो। इसमें जो ऑप्शन ए है वही हमारा आंसर है। अगर हम किसी वस्तु के बारे में एक यूज को सोचेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। कल्चरल बायस यानी सांस्कृतिक पक्षपात। अब सांस्कृतिक पक्षपात है, भेदभाव है, उससे बचाव के लिए कौन सी योजना सही है, ये बतानी है। तो सबसे पहली है, असेस स्टूडेंट्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड्स। वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करना। यूज ए सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। एक ही सिंगल गुड टेस्ट का यूज करना। फिर है, अज्यूम दैट एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी। और ये मानना कि जो अंतर है वो हेरिडिटी के कारण है। अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पज। और पोर्टफोलियो का यूज करना असेसमेंट पर्पज के लिए। अब इनमें असेसमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका आपको कौन सा लग रहा है, देखो। अगर हम वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करेंगे बच्चों के लिए तो क्या होगा, ये बेस्ट मेथड होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर अ टीचर व्हेन ही शी इज वर्किंग विद अडोलोसेंट स्टूडेंट्स इज टू। अडोलोसेंट होते हैं किशोर, किशोरों के साथ। ठीक है, PGT लेवल पे किशोर विद्यार्थी होते हैं आपके सामने, उनके साथ काम करते समय कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। अब आपको सबसे उपयुक्त बतानी है, मोस्ट सुटेबल। अब पहला है, आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन। ठीक है भाई, हम उनको तुलना करने के लिए बोल सकते हैं, कोई भी दो कंसेप्ट हैं आपस में तुलना करके पढ़ो। प्रोपोज ए प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस। बच्चों को समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से क्या करना है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करवाना, ये भी सही है। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशन। ऑर्डरिंग ऑपरेशन यानी क्रमवार सिस्टेमेटिक ढंग से उनको ऑपरेशंस की अनुभव प्रदान करवाना, तो ये तो प्राइमरी लेवल पे होता है। फिर है, कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइंड प्लेन और हील। ये भी प्राइमरी पे होता है इस तरह की एक्टिविटी। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। ठीक है, अब बचे ऊपर के दो ऑप्शन। इनमें मोस्ट सुटेबल कौन सा है कि बच्चों को प्रॉब्लम देंगे तो वो अलग अलग तरह से उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, तो उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ेगी, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, चाइल्ड सिम्टम व्हेन
he she cannot stay focused on a task, act impulsively, ignoring social rules and lashing out with hostility when frustrated is indication of। अब इस क्वेश्चन को भी इसमें से आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए क्या है आंसर, कि बच्चे में सिम्टम है कि वो कोई भी कार्य है वो केंद्रित नहीं कर पा रहा, नॉट फोकस्ड। ठीक है, नॉट फोकस्ड है तो फोकस होना तो अटेंशन होता है, तो अटेंशन की कमी है उसमें। एक्ट इम्पल्सिवली, और आवेगपूर्ण क्रिया करता है, इग्नोर करता है सोशल रूल्स को। तो इस तरह का क्या हो सकता है जो हमारा ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब अटेंशन होता है अवधान, ठीक है, इसको हिंदी में मिला के पढ़ सकते हैं अवधान। डिफिसिट यानी कमी, न्यूनता, और अति सक्रियता यानी हाइपर एक्टिविटी। तो बच्चा है वो स्टे नहीं है, फोकस्ड नहीं है, और वो इम्पल्सिव तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो वो हाइपर एक्टिव है। इसलिए इस डिसऑर्डर का नाम क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और इसको कहते हैं ADHD। ठीक है, ये भी आ जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और इसका नाम ADHD भी आ जाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद स्लो लर्नर आपको पता है क्या होते हैं, और मेंटली रिटायर्ड, और अमनेशिया। अमनेशिया होता है स्मृति लोप, यानी किसी क्षति के कारण एक्सीडेंट में मेमोरी का चला जाना, ये होता है अमनेशिया। समझ आया? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबो एवरेज इंटेलिजेंट। एवरेज से अबो एवरेज इंटेलिजेंट है वो, बट हर ग्रेड्स इन रीडिंग में, स्पेलिंग में, और जो सोशल साइंस है साइंस में उसमें लो है। ठीक है, रीडिंग स्पेलिंग। हर मैथ्स ग्रेड आर क्वाइट हाई, राइटिंग स्किल आर एडुकेट। तो अब इसमें आप इसमें से देखें कि कौन सा उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब मैथ में आई है ग्रेड, तो डिसकैलकुलिया तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कैलकुलिया किससे संबंधित है, कैलकुलेशन से, जो मैथ्स का प्रॉब्लम है, तो ये तो होगा नहीं। फिर सेकंड हमारा कौन सा है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है हमारा बोलने, ये लिखने संबंधी। तो राइटिंग स्किल में भी क्या बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। फिर है डिसलेक्सिया, अब लिखने संबंधी। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना, आपको वही देखना है। उन्होंने कहा है कि रीडिंग में, पढ़ने में समस्या है उसको, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, लेटर पढ़ने में समस्या होती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, लेटर से याद रखें, तो लेटर पढ़ने में उसको समस्या है, स्पेलिंग बनाने में समस्या है उसको, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया। समझ आया? आगे देखिए, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर पर्पज। अब पर्पज यानी प्रयोजन, उनका जो पर्पज है काम करने का, उसको रिफ्लेक्ट करना। क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट वर्ड है ना, इस पर फोकस करना है। मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा कौन सा उपयुक्त है, सही है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। किसी बच्चे को आप क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो क्या बताएगा, अपना लक्ष्य बताएगा, उद्देश्य बताएगा। तो क्या वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, नहीं, वो डायरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, या कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, तुम अपने जीवन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो इसमें भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या उसमें सुधार का कोई चांस है, नहीं। फिर है, व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, गुड ग्रेड्स पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको सुधार का मौका है, कि वो उसके मान लो पीछे कम नंबर आए हैं, या पीछे से वो और भी अच्छे नंबर पाना चाहता है, ग्रेड्स पाना चाहता है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पर्पज को। तो क्वेश्चन 3 है ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है, हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल।
शॉर्ट टर्म गोल को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर बनाने के लिए वो कोई विकल्प आपको बताएगा, यानी ये भी क्या है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये भी फ्यूचर से रिलेटेड है, ये भी फ्यूचर से है। ऑर्गेनाइज करना यानी वो अपना तरीका बताएगा। रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में हो रहा है। समझ आया? ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement most appropriately defines the term inclusion? अब inclusion क्या होता है? inclusion होता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी है शब्द है ना, ये समावेशी। समावेशी शब्द क्या होता है, इसका सीधा सा याद रखो आप कि सभी बच्चे, चाहे वो स्पेशल नीड के हैं, चाहे वो गिफ्टेड हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, सभी को रेगुलर क्लासरूम में फुल टाइम पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना। समावेशी, समावेश करना, सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में साथ साथ पढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन आंसर नंबर 4। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। ठीक है, इसको याद रखना, समावेशी शिक्षा क्या होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following psychologist defined adolescence as? Adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially and physically। कि ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन तो भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट आंसर पता है तो ठीक है, ना तो इसमें तुक्के लगाने पड़ते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। ये दी है हमें A.T. जर्सील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ऐसे वर्ड्स पर फोकस किया करो कि पूछा क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, उनमें से गलत क्या है? तो 3 सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा। फर्स्ट है, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कि प्रेडिक्टेबल भविष्यवाणी की जा सकती है, और ये वीडियो मैंने अच्छे से करवा रखी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें सभी हैं। तो भविष्यवाणी की जा सकती है, छोटे बच्चे को देखकर बता सकते हैं ना, ये बड़ा होकर कितना लंबा बनेगा या ये कितना इंटेलिजेंट बनेगा, बता सकते हैं, तो ये सही है। सेकंड है, ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन दियर डेवलपमेंट, क्या सभी इंडिविजुअल्स अपने डेवलपमेंट में समान होते हैं? सभी समान नहीं होते ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन 2, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। अगला देखो क्या है, विकास डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटरी का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन, यानी सभी एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस? इमोशंस की नेचर के बारे में सही बताना है। तो एक ऑप्शन राइट होगा, बाकी 3 गलत हैं उसके बारे में। अब फर्स्ट है, इमोशन एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, लर्निंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, संवेग हैं वो स्थायी होते हैं। क्या कोई सारी एक यानी पूरे दिन खुश रह सकता है, पूरे दिन उदास रह सकता है, पूरे दिन रो सकता है? नहीं ना। तो अगला है, इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, ये इंटरनल स्टिमुलाई पर आधारित हैं। क्या हम अपने अंदर से ही वो होते हैं, बाहर के जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं उनको देखकर हमें खुशी होती है, दुख भी होता है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को देखकर भी महसूस होता है, तो ये एक्सटर्नल भी होता है।
फिर है सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग, कि जो हमारे ये इमोशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, उनके अलग अलग मतलब होते हैं। क्या अलग होते हैं? कोई जैसे रो रहा है तो सब रोते हैं, सभी का चेहरा एक जैसा ही होता है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर्स भी लगाई है साइड में, और इसमें अब आप इस क्वेश्चन को समझें। थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये, कि अगर ये क्या है, इस फेस पर क्या दिखा रखा है, देखो ये गुस्से में है, ये हैप्पी है, ठीक है, ये सरप्राइज्ड है, तो इस तरह से है। तो ये अलग अलग इमोशन दिखा रहे हैं क्या? सभी का एक जैसा ही चेहरा होता है ना, आप भी कभी हंसते हो तो ऐसे ही हंसते होगे, तो डिफरेंट मीनिंग नहीं होता, सबका सेम मीनिंग होता है फेशियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। और दूसरा, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस पर डिपेंड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। फिर ये क्या परमानेंट स्टेट है? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि ये मॉडिफाइड बाय लर्निंग, लर्निंग से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं हम फॉर्मल मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ किसी ने जोक सुना दिया, तो क्या हम बहुत ज़ोर से ठाके मार कर हंसते हैं? नहीं ना, क्या करते हैं, हम हल्के से मुस्कुरा देते हैं, स्माइल पास करते हैं। तो वो क्या है, लर्निंग से ही तो सीखा है हमने, ठीक है, लर्निंग ही तो है हमारी। तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को, तो इस तरह से ये आंसर हमारा राइट होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और भाई लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आई है तो।